हेलो एवरीवन, मैं हूं नुपुर गुलाटी और हम हैं बायोमैनिक्स के चैनल पर, जहां पर हम डिस्कस करने जा रहे हैं सीडीएस का 2011 का पार्ट 3। पार्ट 2 हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, अभी हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं पार्ट 3। चलिए चलते हैं आगे। फॉर द हेल्दी हार्ट वन नीड टू टेक अ बैलेंस डाइट, एडिक्वेट स्लीप एंड। अगर हम चाहते हैं हमारे दिल को कोई तकलीफ ना हो तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? एक तो बैलेंस डाइट लेना पड़ेगा, एडिक्वेट स्लीप लेना पड़ेगा, और हमको क्या करना पड़ेगा? इंडल्ज इन अ विगरस मेंटल एक्टिविटीज। ब्रेन से हार्ट का मेंटल एक्टिविटी में इन्वॉल्व होकर कुछ नहीं होगा। प्ले गेम्स लाइक कैरम, चेस एंड कार्ड्स। बैठकर खेलने से भी कुछ नहीं होगा, इसमें हमें फिजिकल वर्क चाहिए होता है। डू राइट अमाउंट ऑफ फिजिकल एक्सरसाइज। एक्चुअली आप जितना खेलोगे कूदोगे आपका हार्ट उतना एक्टिव रहेगा। डू सेडेंटरी वर्क, बैठ करके काम करते रहना। नहीं भैया, हम नहीं चाहते ऐसा कोई काम। अगर ऐसा कोई काम करोगे तो दिल हेल्दी नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एड्स इज एन। एड्स कौन सी बीमारी है? एड्स जो है वो बैक्टीरियल है, वायरल है, फंगल है या एल्गल डिजीज है। एड्स होता किससे? एड्स होता है HIV से, ह्यूमन इम्यूनो वायरस, इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। एक्चुअली ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। एक्चुअली HIV बेसिकली इट्स अ रेट्रो वायरस, इससे हो जाता है हमारे को एड्स। तो ये क्या है इसका करेक्ट आंसर? दैट इज बी, वायरल डिजीज। अम्यूबिक डायसेंट्री इज कॉज्ड बाय। अमीबिक डायसेंट्री ये किससे हो रहा है? अमीबा की जो डायसेंट्री है, नाम से पता लग रहा है भाई। टाइफाइड फैला रही है। ई कोलाई हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में बहुत प्रेजेंट होती है, इट्स अ गुड बैक्टीरिया। स्ट्रेप्टोकोकस पायोजीन्स हो या फिर स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया हो, निमोनिया जैसी बीमारी फैलाती है, लंग्स में डिसऑर्डर देती है। तो इसका करेक्ट आंसर इज एंटेमीबा हिस्टोलिटिका। एंटेमीबा हिस्टोलिटिका और एंटेमीबा जिंजिवाइटिस दो होती है। जिंजिवाइटिस हो जाएगा तो पायरिया कॉज कर देगी, हिस्टोलिटिका होगा तो डायसेंट्री कॉज कर देगी। नेक्स्ट, डीएनए टेस्ट। डीएनए टेस्ट का मतलब क्या बोल रहा है? वो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग बोल रहा है कि भैया डीएनए फिंगरप्रिंटिंग किसने सबसे पहली बार डिस्कवर करी थी? डीएनए फिंगरप्रिंटिंग को सबसे पहली बार डिस्कवर करने वाले साइंटिस्ट है हमारे एलेक्स जैफरी। एलेक्स जैफरी ने पहली बार बताया था कि अगर मैं डीएनए फिंगरप्रिंट्स को मैच करूं, डीएनए सबके पास सबका यूनिक है। डीएनए क्या होता है हमें वॉटसन एंड क्रिक ने 1953 में दे दिया था कि भैया वॉटसन एंड क्रिक ने बताया कि ऐसा ऐसा डीएनए दिखाई देता है, ये काम होता है, स्पेसिफिक होता है। बट एलेक्स जैफरी ने बताया दैट डीएनए बेस पेयरिंग इज वेरी यूनिक। डीएनए का जो जुड़ने का, लिंक करने का, मतलब अपना डीएनए सबके पास अपना यूनिक होता है। हर किसी का डीएनए अलग होता है, किसी का डीएनए दूसरे के डीएनए से कॉपी नहीं होता। मतलब किसी एक का डीएनए दूसरे डीएनए से मैच नहीं करता, किसी और का डीएनए से कॉपी नहीं रहता, मैच नहीं करता, अलग होता है। इन्होंने ही बताया कि अगर डीएनए मिल जाएगा तो कैसा होगा। मिल जाएगा, फिंगरप्रिंट्स बना लेगा, फिंगरप्रिंट्स को मैच कर सकते हैं, जिससे हम लोग इनका इंटर रिलेशनशिप बता सकते हैं। तो ये कैसे बता सकते हैं, क्या होगा, वो सब इन्होंने बताया। ठीक, वॉटसन एंड क्रिक ने हमारा क्या किया था? 1953 में हमको डीएनए का स्ट्रक्चर बता दिया था मेंडल जेनेटिक्स के लिए। तो इसके लिए कौन है? हमारे एलेक्स जैफरी। डीएनए फर्स्ट डीएनए फिंगरप्रिंटिंग वाज गिवन बाय एलेक्स जैफरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईसीजी। ईसीजी किसके लिए होता है भाई? ये तो आंख बंद करके लगाने वाला क्वेश्चन है। ईसीजी किसके लिए होता है? तो ब्रेन के लिए क्या होता है? इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राफ, ईईजी। हार्ट के लिए ईसीजी, ब्रेन के लिए ईईजी। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन तो बहुत आसान था, सीडीएस वाला टाइप्स नहीं था। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट? इसमें से इनकरेक्ट क्या है? पढ़ते जाते हैं एक करके और देखते जाते हैं। एड्स के लिए है, एड्स इज अ रेट्रोवायरल डिजीज। बिल्कुल सही। व्हाट इज रेट्रोवायरल? रेट्रोवायरल एक ऐसा वायरस होता है जिसमें जेनेटिक मटेरियल आरएनए होता है डीएनए की जगह। जिसका जेनेटिक मटेरियल इज आरएनए रेदर देन डीएनए, उसको रेट्रोवायरस कहते हैं। HIV इज रेट्रोवायरस, ये करेक्ट है, बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर है। एड्स इज ट्रांसमिटेड बाय होमो एंड हेट्रोसेक्सुअल कंटैक्ट। मतलब अगर लेस्बियन हो, एनल हो या गे, लेस्बियन हो या गे हो, एनल हो या वजाइनल हो, दोनों ही तरीके से
जो एड्स होता है वो फैल जाता है। क्यों एड्स फैलता है? क्योंकि एड्स होता कैसे है, ब्लड सीरम के कंटामिनेशन से। अगर ब्लड के अंदर किसी भी तरीके का इन्फेक्शन जुड़ जाएगा तो उससे क्या हो जाएगा, एड्स होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। एड्स वॉज फर्स्ट रिकॉग्नाइज्ड इन यूएसए 1981। यस, एड्स पहली बार 1981 में यूएसए में देखा गया, पर उस जमाने में हमको मालूम नहीं था कि भैया एड्स जो है दैट इज नॉट कॉज्ड बाय, मतलब दैट इज नॉट कम्युनिकेबल डिजीज। एक दूसरे के साथ उठने बैठने से ये बीमारी संक्रमित नहीं होती, फैलती नहीं है, ये हमको मालूम नहीं था। तो एड्स के लोगों के साथ बहुत गलत बिहेव किया जाता था, बहुत अलग तरीके से बिहेव करते थे, बहुत गंदा बिहेव करते थे। लेटर ऑन ये चीज हमको समझ में आई कि भाई ना, ऐसा बिहेव तो नहीं करना है। इसीलिए लेटर ऑन जाकर के, बाद में जाकर के इन चीजों को करेक्ट किया गया और एड्स के बंदों का एक रेड क्रॉस सोसाइटी बनाई गई। 1 दिसंबर को एड्स वर्ल्ड एड्स डे भी मनाया जाता है, 1 दिसंबर होता है इसका। एक रेड क्रॉस सोसाइटी बनाएगी जिसमें इनका ध्यान रखा गया कि भैया किसी का भी आईडी रिवील नहीं किया जाएगा कि भाई इसे एड्स है, और फिर लोगों को बताने लगे कि एड्स फैल कैसे रहा, अवेयरनेस देने लगे, जिससे एक तो अगर आपको पता भी लग जाए कि आपके साथ वाले पार्टनर को एड्स है तो आप उसके साथ गलत बिहेव मत करो, आप उसके साथ खा सकते हो, पी सकते हो, रह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये लेटर ऑन चीजों में शुरू हुआ, पर ये 1981 के अंदर यूएसए में सबसे पहली बार एचआईवी एड्स को रिकॉग्नाइज किया गया। नेक्स्ट, एड्स कॉजेज एनोजेनाइटल वॉट्स। व्हाट इज एनोजेनाइटल वॉट्स? एक वायरस होता है एचपीवी, हाइपर पैपिलोमा वायरस। ये वायरस हमारा जेनाइटल वॉट्स कर देता है। जेनाइटल वॉट्स मतलब जेनाइटल एरियाज में, वजाइना के पास या पेनिस के पास में वॉट्स कहते हैं ना, जो गांठें बढ़ जाती हैं, वॉट्स जैसी चीजें हो जाती हैं, उसको जेनाइटल वॉट्स बोलते हैं। जेनाइटल वॉट्स काला काले रंग के जो होते हैं, इस तरीके की चीज हो जाती है जेनाइटल एरिया में, वो एड्स की वजह से होती है? नहीं, वो अपने आप हो जाती है। ये ह्यूमन पैपिलोमा वायरस की वजह से होता है, जिसकी वजह से मतलब एचआईवी एड्स एचआईवी से हो रहा है और ये वायरस ही अलग है, तो इसलिए इसमें एड्स का कोई लेना देना नहीं है। ये होगा, बट ये होगा अपने वायरस की वजह से, तो इसमें एचआईवी का कोई लेना देना नहीं है, इसीलिए ये गलत आंसर है। तो करेक्ट आंसर है, तो यहां गलत है पर हमारे लिए करेक्ट है, इसका करेक्ट आंसर इज डी। नेक्स्ट, इफ द रेडियस ऑफ ब्लड वेसल ऑफ अ पर्सन डिक्रीजेस, हर ब्लड प्रेशर विल। अगर किसी का रेडियस कम हो जाएगा तो उसका ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा या घट जाएगा? अगर सेल बड़ा है, वो चल रहा है, उन सेल्स का साइज छोटा हो गया, रेडियस कम हो गया, मतलब सेल का साइज छोटा हो गया, तो तेजी से जाएंगे या धीरे जाएंगे? तेजी से जाएंगे। क्यों? क्योंकि साइज जो होगा, या मैं बोलूं रेडियस साइज बोल दूं, या अब क्वेश्चन में रेडियस है तो रेडियस बोल दूं, दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। अगर रेडियस बढ़ेगा तो प्रेशर घट जाएगा, रेडियस घटेगा तो प्रेशर बढ़ जाएगा, तो इसका करेक्ट आंसर इज इंक्रीज, वृद्धि हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेल और टिश्यू डेथ विद इन अ लिविंग बॉडी इज कॉल्ड एज। अगर शरीर में सेल या टिश्यू मर जाते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? अगर सेल में बॉडी में सेल या टिश्यू मर जाते हैं, दैट इज कॉल्ड एज नेक्रोसिस। दैट इज कॉल्ड एज नेक्रोसिस। अगर मर जाते हैं तो उसको नेक्रोसिस बोलते हैं। न्यूट्रोफिलिया या न्यूट्रोफिल्स टाइप ऑफ डब्ल्यूबीसी है। नेफ्रोसिस, नेफ्रो मतलब किडनी, ये किडनी की डिसीज है। जब जो हमारे नेफ्रॉन होते हैं वो प्रोटीन को प्रॉपरली बाहर रिमूव नहीं, मतलब अमोनिया को या जो भी यूरिया वगैरह उसको प्रॉपरली रिमूव नहीं कर पाते और किडनी में स्टोर होने लग जाता है, इस बीमारी को हम लोग नेफ्रोसिस बोलते हैं। नेफ्रॉन मतलब किडनी की बात कर रहे हो, तो ये डिजीज किससे रिलेटेड हो गई? किडनी से रिलेटेड हो गई। नेक्स्ट, नियोप्लासिया। नियो मतलब न्यू, प्लासिया मतलब फॉर्मेशन, मतलब सेल्स का फॉर्मेशन, तो न्यू सेल्स और टिश्यू का बनना इज नियोप्लासिया। ये सारे इसलिए पढ़ा रही हूं क्योंकि आज ये ऑप्शन में, कल इस पे क्वेश्चन आएगा, तो ऑप्शन भी छोड़कर नहीं जाना, इसको प्रॉपरली करना है। ठीक, नेक्स्ट चलें। इनसफिशिएंट ब्लड सप्लाई इन ह्यूमन बॉडी इज रेफर्ड एज। अगर बॉडी में ब्लड की कमी हो जाएगी तो उसको क्या बोलते हैं? अगर बॉडी में ब्लड की कमी हो जाएगी, ईशियम बोला जाता है। ईशिया का मतलब अगर डेफिशिएंसी ऑफ ब्लड है तो ईशिया, अगर ब्लड ज्यादा है मतलब एक्सेस ऑफ ब्लड तो हाइपरीमिया। अब ये जो ऑप्शन दिए ना, कोई रिलेटेड नहीं। होम्योस्टेसिस मतलब हीमोस्टेसिया या होम्योस्टेसिस का मतलब भैया बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन रखना, तो ब्लड की फ्लो से रिलेटेड है। हैमरेज का मतलब गांठ पड़ जाना, किसी चीज में ट्यूमर बन जाना ब्लड का, उसे हैमरेज बोलते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर इज इस्चीमिया।
डीप फ्राइड फूड मटेरियल आर कार्सिनोजेनिक बिकॉज अगर हम लोग ज्यादा डीप फ्राई वाले फूड खाएंगे तो उससे क्या नुकसान होता है हमारी बॉडी को, उससे ये नुकसान होता है। और सबसे ज्यादा क्या प्रॉब्लम आती है हमारी बॉडी में, वो ये प्रॉब्लम आती है कि अगर इस तरीके की चीजें हम लोग खाएंगे, डीप फ्राइड मटेरियल हम लोग खाएंगे, तो इससे एक तरीके का वो निकलता है। क्या निकलता है मतलब क्यों कार्सिनोजेन है? फैट्स की वजह से। फैट्स तो ऑब्वियसली होता है, पर अगर डीप फ्राई नहीं कर रहे, नॉर्मल फ्राई खा रहे हैं, तो अगर फैट्स है तो फैट्स तो नॉर्मल फ्राई में भी होना चाहिए, है ना? नहीं होना चाहिए तो फैट्स तो होगा नहीं। दूसरा ऑप्शन कुकिंग ऑयल, ऑब्वियसली कुकिंग ऑयल तो है, तो फिर नॉर्मल कुकिंग ऑयल भैया सब्जी बना रहे तो भी ये नुकसान होना चाहिए, तब तो नहीं होता। तब क्यों नहीं होता? तो फिर ये भी गलत आंसर है। निकोटीन, निकोटीन यूजुअली हमें किसमें मिलता है? चाय में भी मिलता है। निकोटीन भी नुकसान करना चाहिए, उसमें तो नहीं होता। तो करेक्ट आंसर इज हाइड्रोकार्बन। एक्चुअली ना इसने पूरा नहीं लिखा, पूरा इसका आंसर इसने मार्क नहीं किया। अगर इसका मतलब ऑब्वियसली इट्स हाइड्रोकार्बन, पर अगर मैं एक्चुअली आपसे पूछूं विच काइंड ऑफ हाइड्रोकार्बन, सारे हाइड्रोकार्बन तो नहीं करते, तो कौन से करते हैं? PAH करता है। व्हाट इज PAH? पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। तो इन्होंने सिर्फ हाइड्रोकार्बन दे दिया। फिलहाल ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमको यही मार्क करना है, यस हाइड्रोकार्बन द करेक्ट आंसर। पर अगर एक्यूरेटली पूछा जाए तो दैट इज PAH, पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन करके एक हाइड्रोकार्बन होता है। जब सेम ऑयल को बार बार डीप फ्राई के लिए यूज करते हैं तो उसके अंदर ये हाइड्रोकार्बन बनना शुरू हो जाता है। इसीलिए मना करते हैं कि बाहर समोसे, ब्रेड पकौड़े या तली हुई चीजें मत खाओ बाहर की, क्योंकि जब आप लोग घर में ऑयल यूज करते हो ना, तो घर में आप सिर्फ सिंगल टाइम उस ऑयल का इस्तेमाल करते हो, सेकेंड टाइम आप उस ऑयल का इस्तेमाल नहीं करते हो, या सेकेंड टाइम भी करते हो तो सब्जी बना लेते हो, दैट्स इट। ऐसा नहीं कि आपने उसमें तला, सुबह हफ्ते के लिए रख दिया, फिर हफ्ते बाद फिर उसमें फ्राई किया, फिर उसको रख दिया, फिर उसमें फिर फ्राई किया, फिर उसको फिर रख दिया। आप लोग ऐसा नहीं करते हो। तो क्योंकि आप लोग इस तरीके की कोई चीजें नहीं करते हो, इसलिए वो ऑयल खराब नहीं होता, उसमें हाइड्रोकार्बन प्रोड्यूस नहीं होता। जितनी बार एक ऑयल को बार बार यूज करते जाओगे उतनी बार ही हाइड्रोकार्बन प्रोड्यूस होता रहेगा, उतना ज्यादा कैंसर कॉजिंग होगा ये, इसलिए नहीं लेना चाहिए। ठीक है, तो चलिए फिलहाल इस क्लास को फिनिश करती हूँ। इसी क्वेश्चन के साथ मिलेंगे नेक्स्ट क्लास न्यू क्वेश्चन के साथ। तभी तक के लिए टाटा, बाय बाय।